हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। जैसे कि मैंने मिसलेनियस सेक्शन जो था आपको स्टार्ट करवाया हुआ था, आज उसी का पार्ट हम 3 करेंगे। और जितने भी मिसलेनियस सेक्शंस की मैं वीडियोस लेकर आऊंगी अपने एग्जाम से पहले या उससे कुछ टाइम पहले आपने इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। मिसलेनियस पार्ट हो गई या मैराथन की क्लासेस में लेकर आऊंगी, तो ये अपने दोनों बैचेस जो है वो लगाने ही है। प्लस जितनी भी यहाँ पर वीडियोस दूंगी आपको, अगर वो आप देख जाते हो अपने एग्जाम से पहले अच्छी तरह से फिर रिवाइज कर जाते हो, तो साइंस सेक्शन में से आपको इससे बार क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो अगर इसको आप कंटिन्यू करें, 31st क्वेश्चन इज विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। किस प्लांट को, किस पौधे को हम हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जानते हैं? किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो यहां पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आंवला। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आंवला जो है यहाँ पर आंसर आएगा। क्यों आंवला हमारा जो था हर्बल इंडियन डॉक्टर जो है उसको कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो अब ये कारण देखो, आंवला इज यूज्ड टू क्योर मैनी एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स क्या होती हैं? बीमारियां। एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? बीमारियों को बोलते हैं। क्लियर? तो बीमारियों से बचने के लिए हम कौन सा पौधा यूज करते हैं? आंवला पौधा जो है हम यूज करते हैं। तो इसीलिए आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। फाइट द कॉमन कोल्ड, जब हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उसमें भी हमारा आंवला का प्रोडक्ट जो है अगर हम यूज करते हैं तो उसमें भी काम आता है। इम्प्रूव आई साइट, हमारी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है और बेहतर बनाता है। तो कौन सा पौधा है? आंवला। Improves that builds immunity। इम्यूनिटी क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की शक्ति। बीमारियों से लड़ने की शक्ति। बीमारी से लड़ने की शक्ति को भी कौन बढ़ाता है? आंवला। इसीलिए कहते हैं कि आंवला के प्रोडक्ट जो है, आंवला से बनी हुई चीजें जो है वो खानी चाहिए, क्योंकि वो आंवला जो है हमें ये सारी चीजें जो देता है, हमें इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, बीमारियों से भी बचाता है, अगर हमें कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया है तब बचाता है। इम्प्रूव स्किन, हमारी त्वचा को इम्प्रूव करता है और निखारता है। रिलीव्स पेन, दर्द से हमें राहत। रिलीव का मतलब क्या होता है? राहत पहुंचाना। तो दर्द से हमें राहत पहुंचाता है, इसीलिए ही आंवला को हम क्या बोलते हैं? हर्बल इंडियन डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली महान गैस कौन सी है? जब किसी बंदे को कैंसर हो जाती है तो वो कौन सी महान गैस है हम उसको यूज करते हैं? द ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, रेडॉन। क्लियर? अगर आपको पूछ लिया जाए रेडॉन का कहां पर यूज किया जाता है और ऑप्शंस 4 दे दिए हो और उसमें कैंसर वर्ड लिखा हो, तो आपका आंसर कैंसर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ही पूछ लिया है कि कैंसर से बचने के लिए कौन सी नोबल गैस की यूज की जाती है, तो रेडॉन आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? रेडॉन का अगर एटॉमिक नंबर देखो कितना है? 86। एटॉमिक मास कितना है? 22। कौन से पीरियड में आता है? ये 6। और ग्रुप नंबर कितना है? 18। ये आपको ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस होती हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है अगर आप मेरे मिसलेनियस पार्ट 1 और 2 देखा होगा। तो ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है? पी। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने ब्लॉक एलिमेंट? एस, पी, डी और एफ। ये 4 ब्लॉक एलिमेंट्स तरह की जो है हमारे ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। एस को हम क्या बोलते हैं? पी को क्या बोलते हैं? डी को, एफ को। ये सारा मैंने मिसलेनियस पार्ट 1 या 2 में पढ़ाया हुआ है, तो मिसलेनियस पार्ट आपको नहीं स्किप करने हैं। तो ये जो एलिमेंट रेडॉन है कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है? ब्लॉक से, पी ब्लॉक एलिमेंट से। इसको हम रिप्रेजेंट, इसका सिंबल चिन्ह क्या है? बड़ा आर और छोटा एन। जब भी हम रेडॉन वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? बड़ा आर और छोटा एन। क्लियर? इट इज रेडियो एक्टिव ऑर्डरलेस नोबल गैस। इसका कोई भी जो है स्मेल वगैरह नहीं है। और रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? जो हमारे दैट इज अल्फा बीटा गामा हम पढ़ते हैं। ये जो होती है क्या होती है? किरणें होती हैं, रेज होती हैं। तो जो भी अल्फा बीटा गामा रेस किरणें निकालती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर?
इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालती है, दैट हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। सो मेन रीजन क्या आया यहाँ पर, ये रीजन आया कि रेडॉन जो है अल्फा जो पार्टिकल हैं, अल्फा परमाणु को जो है बाहर निकालती हैं, जिसके पास इतनी शक्ति होती है कि जो कैंसर सेल्स हैं उसको खत्म कर पाए। इसीलिए जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन सी नोबल गैस यूज करते हैं, रेडॉन। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अल्फा परमाणु बाहर निकालती हैं और उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो कैंसर सेल को खत्म कर पाए, डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीव्स आर ड्यू टू। अब पत्तों का रंग जो है लाल भी होता है, ठीक है, नारंगी भी होता है और पीला भी होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आपका आंसर वहां पर क्या आएगा, ए ऑप्शन, कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। यहाँ आपको पूछ ले कैरोटीनॉइड्स का क्या काम है और ऑप्शंस में दिया हो कि वो जो है कलर प्रोवाइड करता है, तो आपने वहां पर टिक लगा देंगे। तो हमारे जो पत्तों का रंग जो है लाल, नारंगी या पीला, किसके कारण आता है? कैरोटीनॉइड्स एक सब्सटेंस है, एक चीज है, उसके कारण आता है। वो चीज होती क्या है वो देखो। कैरोटीनॉइड्स आर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हम किसको बोलते हैं? रंग को बोलते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स एक ऐसा रंग है जो हमारा पौधों में पाया जाता है, एल्गे में पाया जाता है। ये रंग जो है क्या करती हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के रंग देती है। येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, किसमें? प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अगर आपको पूछ लें कि हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल या प्लांट्स का कलर रेड, येलो, ऑरेंज क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये कैरोटीनॉइड्स के आंसर आ जाएगा। अगर प्लांट्स दिए तब भी ये आंसर है, अगर फ्रूट दिए तब भी ये आंसर है, अगर वेजिटेबल्स दिए तब भी ये आंसर है। सब्जियों का पूछ लें, फलों का पूछ लें, पौधों का पूछ लें, तो ये आंसर है। अब हमारे प्लांट जो लीव्स होते हैं, पत्ते, इसके कारण जो है हरे होते हैं, ग्रीन, क्लोरोफिल के कारण। अब ये क्लोरोफिल जब हमारे पत्तों में से खत्म हो जाता है तो येलो कलर का तो पिगमेंट उसमें होता ही है, ठीक है। अगर आपके देखो पत्ते का कलर क्या है, हरा है, उसमें जो है येलो कलर का कुछ हिस्सा होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जब वो येलो कलर पूरी ग्रीन कलर अच्छी तरह से खत्म हो जाता है पत्तों में से, तो वो येलो कलर जो है फिर बाहर निकल के आता है, ठीक है। दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकम डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जिसका प्रभाव ज्यादा होता है। डोमिनेंट वर्ड हम यूज किसके लिए करते हैं? जिसका ज्यादा प्रभाव होता है। एंड गिव्स देयर कलर्स टू द लीफ। तो वो कलर जो है हमारे पत्तों को मिल जाता है। देखो पत्तों का रंग जो है हरा होता है, पर उसमें कहीं कहीं पर जो पीला रंग जो है वो भी पाया जाता है। तो जब ये हरा रंग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म ही हो जाता है पत्तों में से, तो ये येलो रंग जो है उभर के बाहर आता है और ये कलर जो है, रंग जो है वो पत्तों को मिल जाता है। क्लियर। तो अगर आपको पेपर में पूछ लें कि पौधों का, प्लांट्स का, वेजिटेबल सब्जियों का और फलों का, सॉरी फ्लावर्स का, फूलों का कलर जो है वो किसके कारण आता है, तो इस कैरोटीनॉइड्स के कारण ही आता है। क्लियर। तो कैरोटीनॉइड्स क्या है? ये रंग होते हैं जो हमारे किसको प्रोवाइड करते हैं, इन तीन चीजों को। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लाइड पीछे चलेगी क्या? ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या था? दैट इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स किसको बोलते हैं वो भी समझ लो। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ये देखो एक ना कार्बन एटम है, ठीक है। एल्डिहाइड जिसमें कार्बन एटम शेयर क्या करता है? डबल बॉन्ड। ये कार्बन एटम है हमारा, ये डबल बॉन्ड शेयर किसके साथ करता है? दो बॉन्ड। अगर तो ये सिंगल है तो हम क्या बोलते हैं? सिंगल। अगर ये दो बार यूज कर रहा है तो उसको डबल बॉन्ड। तो ये जो कार्बन हमारा एटम है, जब ये दो बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के साथ, यहां पर पॉइंट नोट करना, ये नहीं कोई और भी आप एलिमेंट उठाकर लगा दो, नहीं। जब कार्बन एटम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और एक सिंगल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन एटम के साथ, ये कंडीशन है। डबल बॉन्ड कर लिया ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड कर लिया हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड जो है किसी भी और एटम के साथ जब बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो अगर हमने जब ये दिखाना होता है, ठीक है, तो हम उसकी जगह अनदर एलिमेंट, कोई भी और एटम यूज करते हैं तो आर वर्ड के साथ उसको डिनोट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या याद रखना था? एल्डिहाइड वो चीज है जिसमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड तो बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बट सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ।
और एक सिंगल बॉन्ड किसके और एलिमेंट या किसी और एटम के साथ बनाता है। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 34th रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ नाइट्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक कमी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ शामिल है या नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर किसका आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी रिएक्शन में, जब भी किसी प्रतिक्रिया में हम हाइड्रोजन जो है वो डालते हैं उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर तो हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं तो रिमूवल, निकालेंगे किसको, ऑक्सीजन को। क्लियर है। तो अगर आपको यहाँ पर लिखा होता रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन की जगह आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा होता तो फिर आपका आंसर ये बनना था। सो रिडक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड किया तो बाहर किसको का निकाला, ऑक्सीजन को निकाला। तो किसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज टू बी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन जो है हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन की एडिशन करवा दें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द, कौन सी बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलेगा। अगर तो इसमें एडिशन थी हाइड्रोजन की तो यहाँ पर एडिशन आ गई ऑक्सीजन की, इसमें रिमूवल थी ऑक्सीजन की और इसमें रिमूवल किसकी आ गई, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन की। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ ले तो आंसर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको रिडक्शन पूछ ले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसका आंसर होगा। क्लियर, ये दो प्रतिक्रियाएं जो है यही आपकी पाई जाती हैं और ऐसे ये क्वेश्चन बनता है कि एडिशन ऑफ किसकी है, हाइड्रोजन की, और बाहर हम क्या निकालते हैं, दैट इज टू बी द ऑक्सीजन निकालते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35th, द सॉइल सॉलिनिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। मृदा लवणता को किससे मेजर किया जाता है, किससे नापा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज टू बी द एक्सोनोमीटर आंसर आएगा। अब मैंने मीटर के बारे में बहुत बार बताया है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स आते ही आते हैं पेपर में कि कौन सी चीज किस चीज को नापती है। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको मिसलेनियस पार्ट में ही कवर करवा दिया था। अब इसी को मिसलेनियस पार्ट को आपको देखना है। क्लियर। अब यहाँ पर पूछ लिया कि सॉइल सॉलिडिटी, जो मिट्टी है उसमें नमक की कितनी ज्यादा मात्रा है तो उसको हम कैसे नापते हैं, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इससे हमें पता लगता है। अगर हम बात करें दैट इज टू बी द कंडक्टिविटी मीटर की, कंडक्टिविटी मीटर हमें क्या बताता है कि कितना करंट जो है हमारा जो है निकल रहा है, दैट इज टू बी द इलेक्ट्रिक करंट। कितना पास आउट हम करवा रहे हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज दैट कंडक्टिविटी मीटर, कितना करंट पास आउट हो रहा है। अगर हम बात करें साइक्रोनोमीटर की या फिर हाइग्रोमीटर की, देखो ये दोनों चीज है सेम ही है। ह्यूमिडिटी को मेजर करती है, ह्यूमिडिटी को मापती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कि कितना हमारा पानी जो है एयर में, हवा में कितना मात्रा में पानी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी वर्ड बोलते हैं। तो ये साइक्रोमीटर था। फर्क क्या है, सिर्फ इनकी ये शेप्स में, पहले जो था ऐसे होता था, अब और डिजिटल बना के इसे ऐसे अब यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये बहुत ही क्या है, क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, हवा में कितनी मात्रा में पानी की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये दोनों ही मीटर, बस फर्क ये है इसकी साइज में, डिजाइन में फर्क है कि पहले ये ऐसे होता था और डिजिटल बना के अब ऐसा बन गया। तो दोनों मेजर क्या करते हैं, दोनों क्या मापते हैं, दैट इज टू बी द ह्यूमिडिटी। अगर हाइग्रोमीटर आ जाए आंसर आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए, अगर आपका साइक्रोमीटर आ जाए आंसर आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या था कि सॉइल में जो नमक की मात्रा है किससे मेजर की जाती है, दैट इज टू बी द एक्सोनोमीटर।
अगर दोनों आपकी बी और सी मैंने करवा दिए, कंडक्टिविटी क्या है कि कितना करंट जो है हमारा पास आउट हो रहा है सॉल्यूशन में से, दैट इज टू बी द, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी मीटर बोलते हैं। क्लियर। सो मीटर रीडिंग्स जो आपने इंस्ट्रूमेंट सारे कर जाने हैं। कुछ जो है हमारे पेपर में जो पूछे गए थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दी है। अगर बात करो फैथोमीटर की, सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में कि फैथोमीटर जो चीज है वो क्या मापती है, वो क्या मापती है कि हमारे समुद्र की जो डूंगाई है, डेप्थ कितनी है, उसको मापती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डेप्थ ऑफ ओशंस कि उसकी डूंगाई जो है मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फैथोमीटर, या फैथोमीटर ही पूछ ले तो आंसर क्या आना चाहिए, डेप्थ ऑफ ओशन। क्लियर। अब एंडोस्कोप को क्या यूज करते हैं, एंडोस्कोप जब हमने इंटरनल पार्ट मतलब जब हमने शरीर के अंदर वाले पार्ट्स जो हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, जो बाहर हमें नहीं दिखते हैं, उनको जांचने के लिए कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज टू बी द वर्ड एंडोस्कोप। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टू बी द मैनोमीटर, प्रेशर ऑफ गैसेस कितना प्रेशर जो है वो लगा रही हैं, कितना जब हम सिलेंडर में गैस जो है वो प्रेस करके डालते हैं तो वो कितना प्रेशर बन रहा है, वो किससे यूज करते हैं हम, मैनोमीटर वो डिवाइस है। पेपर में पूछ ले कि प्रेशर ऑफ गैसेस जो है जब हमने इसको मापना है तो क्या यूज करते हैं, आंसर आएगा मैनोमीटर, या डायरेक्ट ही पूछ ले मैनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, दैट इज प्रेशर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वन इज टू बी द ओडोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, जब कोई भी व्हीकल जो है जिस पे आप जाते हो, चाहे वो दैट इज टू बी द 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो कितना डिस्टेंस जो है वो पूरा कवर्ड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओडोमीटर। अगर आप बाय कार जा रहे हो या बाय बाइक जा रहे हो तो आपने कितना रास्ता तय किया, तो उसके लिए जो मीटर यूज किया जाता है वो कौन सा है, दैट इज ओडोमीटर। अब हम बात करें विस्कोमीटर की, दैट इज टू बी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब है कि ये जो हमारा लिक्विड जो है कितना फ्लो हमारा चल रहा है। मान लो ये फ्लो चल रहा है, इसके विपरीत जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकना, तो वो कितनी रोक जो है हमारे इस फ्लो को चल रही है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज है, अगर कोई बहराव चल रहा है, पानी का अच्छे से चल रहा है, उसको कोई चीज रोक रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो वो कितनी रोक जो है इस फ्लो को लग रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो जब ये लिक्विड की एग्जांपल ले लो पानी की, यहाँ पर हम विस्कोसिटी चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विस्कोमीटर। विस्को वर्ड तो सेम ही, बस हमने मीटर ही यूज कर दिया पीछे। क्लियर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, क्लियर, तो ये पॉइंट से उठाकर हमारा कोई भी चार्ज है, मान लो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज जो है हम इस पॉइंट पे उठाकर लेकर आए, तो ये जितना भी काम किया है हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक जगह से चार्ज उठाकर जितना भी काम हमने दूसरे पॉइंट पर लेकर आने का किया, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यही चीज मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टू बी द स्फेग्मोमीटर, ब्लड प्रेशर। जब आप बीपी चेक करवाने जाते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दिखाता है, एक अप की दिखाता है, एक लो की, तो वो क्या होता है, स्फेग्मोमीटर ही होता है। क्लियर, ये सभी को पता होगा। लास्ट वन इज योर वॉट मीटर, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जितना भी करंट पास हो रहा है उसकी पावर को मेजर करना, मापना, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉट मीटर। तो ये कुछ ऐसे मीटर्स थे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए, तो कुछ भी आपने पॉइंट जो है वो छोड़कर नहीं जाना। नेक्स्ट इज ब्लड। खून जो है वो कौन सा टिश्यू है, रक्त एक प्रजनन उत्तक है या उपकला, संयोगी या पेशी। रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो एपिथेलियल है, कनेक्टिव है या मस्कुलर है। तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर क्या बनेगा, खून, ब्लड जो हमारा है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोगी उत्तक है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले, 4 ऑप्शंस आपको दे दे और कह दे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, उसमें आपको ऑप्शन हो ब्लड,
तो ब्लड पे आपने टिक लगाना है। अब तो क्वेश्चन में ही पूछ लिया कि ब्लड क्या है, तो आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू है वो। तो कनेक्टिव टिश्यू, ये बाकी टिश्यूज क्या चीज है, देखो 4 तरह के टिश्यूज जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं शरीर में। जो तो एपिथेलियल है, ये क्या करता है, कवर करता है पार्ट्स को। हमारे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनके ऊपर जो परत बनी है स्किन, ये स्किन तो हमें विजिबल, इसको स्किन कह देते हैं, पर इसके नीचे भी एक और परत होती है जो हमारे पूरे ऑर्गन्स जो हैं, अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती है। तो वो कवर कौन करती है, एपिथेलियल। इस एपिथेलियल के ऊपर ही हमारी ये वाली लेयर होती है जिसको हम स्किन बोल देते हैं। क्लियर। सो प्रोवाइड क्या है, कवरिंग और लाइनिंग, मीन्स कवर करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, शरीर के अंगों को। मस्कुलर कौन से होते हैं, जो हमारी मूवमेंट में, चलने फिरने हम, ठीक है, उसमें हमारे जो टिश्यू बनते हैं वो कौन से हैं, मस्कुलर। इन्हीं टिश्यू के कारण जो है हम मूवमेंट चल फिर पाते हैं, तो वो इसे क्या आप कहते हैं, दैट इज मस्कुलर। अगर हम बात करें न्यूरल की, तो स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है कि जब भी सडनली अचानक हमें कोई चीज लग जाती है, मान लो मैं खड़ी हूं तो यहाँ पर मुझे अभी पिन लग जाए, एक रिएक्शन जो है वो सडनली आएगा, एकदम आएगा, तो वो क्या है, स्टिमुलाई। जब भी कोई चीज अचानक आपको लग जाए, आपको नहीं पता है वो होने वाली है, तो आपको वो टच करती है या आपको पेन देती है, दर्द, तो एकदम से जो आपका रिएक्शन जो आता है फेस पे, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। तो ये जो रिस्पॉन्ड जो है किसके कारण है, न्यूरल के कारण। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव, स्पोर्ट्स और लिंक्स। अब देखो ब्लड, यहाँ पर मैंने बताया था ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड हमारा चीजों को जोड़ के रखता है, ब्लड फ्लो कर रहा है, कनेक्टिव है, दैट इज स्पोर्ट्स और लिंक बना के रखता है, दैट इज टू बी नोन एज कनेक्टिव, कि जो हमारा लिंक बना के रखता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। तो हमारे जो कवरिंग सारे बोलते हैं दैट इज एपिथेलियल। मस्कुलर जो होते हैं मूवमेंट, चलने फिरने में, कोई भी स्टिमुलाई है, अचानक से कोई चीज हमें लग गई है तो सडनली अचानक जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल। तो कनेक्टिव क्या होता है, जो हमें सपोर्ट या लिंक बना के रखता है, तो वो टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन क्या था, ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37th, द हार्मोन यूज एज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। मौखिक गर्भवधक रोकक के रूप में उपयोग किए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसमें आपको ये पूछा है कि कौन सा हार्मोन, कौन सी पिल जो है प्रेगनेंसी को रोकती है, बच्चा होने से रोकती है, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन आंसर आ गया, दैट इज सी ऑप्शन। ये जो चीज होती है ये बच्चा होने से रोकती है, प्रेगनेंसी को रोकती है, इसीलिए ये पिल को यूज किया जाता है जिसको बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दैट इज वो वुमेन्स क्या करती हैं, इस हार्मोन को यूज करती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है हमने पढ़ लिया, दैट इज प्रेगनेंसी रोकने के लिए हम इसे यूज करते हैं, इसे हम खाते हैं। अगर बाद में यहाँ पर कर लूँ टेस्टोस्टेरोन की, तो ये कौन सा हार्मोन है, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन है। तो अगर ये मेल सेक्स हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन जो था वो क्या हो जाएगा, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। पेपर में पूछ सकते हैं कि आपको पूछ लें कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, और 4 आपको ऑप्शंस दे दो, तो आपने प्रोजेस्टेरोन पे टिक लगाना है। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, हार्मोन है, ये जो है टेस्टिस इसको बनाती हैं और क्या रिलीज करती हैं, स्पर्म्स। क्लियर। अगर आप यहाँ पर बात करें दैट इज एल्डोस्टेरोन की या कॉर्टिसोन की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। कॉर्टिसोन क्या है, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। देखो ये जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है, वो सभी चीजों को रोक देता है जिसके कारण हमारे शरीर को, हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, सूजन आना। तो जिसके कारण भी हमारी बॉडी या शरीर को सूजन आएगी, उस सब्सटेंस को वो रोकेगा। कौन रोकेगा, कॉर्टिसोन हार्मोन रोकेगा। क्लियर। इज यूज टू ट्रीट मैनी डिफरेंट कंडीशन सच एज एलर्जी डिसऑर्डर। हमें कोई एलर्जी हो गई है तो इसका यूज करेंगे हम। क्लियर। स्किन कंडीशन हो गई है, स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो कॉर्टिसोन हार्मोन जो है वो क्या रिलीज करेगा, इनको बचाएगा।
आर्थराइटिस क्यों होता है? जॉइंट्स में, जब आपकी जॉइंट्स में पेन होती है, आप घुटनों में आप कहते हो पेन होती है, तो वो पेन जो है किस में होती है? जॉइंट्स में, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। या ब्रीथिंग, जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी बीमारियों से हमें कौन सा हार्मोन बचाता है? कॉर्टिसोन हार्मोन हमें बचाता है। क्लियर? सो कॉर्टिसोन हार्मोन क्या है कि अगर कोई भी चीज हमारे शरीर को स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सूजन प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी पे सूजन आ रही है, तो ये कॉर्टिसोन हार्मोन जो है उसको भी ट्रीट करेगा, राहत मिलाएगा हमें। या फिर हमें कोई भी केमिकल, किसी भी कारण हमें एलर्जी हो गई है या स्किन प्रॉब्लम हो गई है, तो कॉर्टिसोन हार्मोन जो है इन सभी चीज़ों का हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये हार्मोन काम आता है। नेक्स्ट वन इज टू बी द एल्डोस्टेरोन। ये वो हार्मोन है दैट हेल्प्स इन रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो हमारा बीपी रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है? कि हमारी बॉडी ब्लड में जो सोडियम और पोटाशियम का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको मैनेज करके रखता है। हमारे ब्लड में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, दैट इज सोडियम एंड द पोटाशियम। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इन दोनों का अमाउंट, इन दोनों की मात्रा को जो है वो मैनेज करके रखता है, जिसके कारण हमारा बीपी जो है वो रेगुलेट करता है, चलता है। ठीक है, अगर ये हमारा कंट्रोल ना करे इन दोनों लेवल्स को, तो हमारा बीपी सफर करता है, कभी हाई जाता है, कभी लो जाता है। क्लियर? तो आपको अगर पेपर में पूछ लें कि कौन सा हार्मोन बीपी को रेगुलेट करवाता है, तो आपका आंसर आएगा एल्डोस्टेरोन आएगा। कैसे करता है? तो वो आप देना, सोडियम और पोटाशियम का लेवल जो है उसको मैनेज करके रखता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा हार्मोन्स जो है इन्फ्लामेशन, सूजन से हमें बचाता है, तो वो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज टू बी द कॉर्टिसोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक। सबसे पहले यहाँ पर समझो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो चीज होती है हमारी बॉडी में जिसमें डक्ट्स नहीं होते। अब डक्ट्स क्या होते हैं? डक्टलेट्स ग्लैंड। अब डक्टलेट्स ग्लैंड क्या होते हैं? जिनके पास डक्ट्स नहीं होते। डक्ट्स क्या होते हैं? मान लो ये कोई भी डक्ट है, नाड़ी हम जिसको, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को चीजें सप्लाई हो रही हैं, ब्लड ले लो, पानी हो लो, ये जो चीज से जिससे सप्लाई हो रही है चीज, इसको हम डक्ट बोलते हैं। तो इनके पास कोई डक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है कि इनके पास जितना भी सब्सटेंस है वो डायरेक्ट हमारा किस में ही डाल देता है? दैट इज खून में, दैट इज ब्लड में। ये किसी के द्वारा नहीं चलता, ये सीधा ही खून में अपने जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मटेरियल इसमें ऐड है, वो सीधा ब्लड में ही डायरेक्ट उसमें पहुंचाता है। तो ऐसी चीजों हमको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट होता है? निम्नलिखित अंसवारिक ग्रंथि में से कौन सा गर्दन में स्थित है? तो वो कौन सा है? पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी या एड्रिनल्स। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? दैट इज टू बी द थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड बिल्कुल हमारे यहाँ पर होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम वाली, तो उसमें से मैंने ये सारे ग्लैंड्स जो है, आपने जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सभी ग्लैंड्स के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया। तो ये थायराइड ग्लैंड का भी मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो ये थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पर होता है। तो यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे गर्दन में पाया जाता है? दैट इज टू बी द थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन यही बनकर आएगा। पैनक्रियाज के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया कि इसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। तो पैनक्रियाज क्या क्या करते हैं वो भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो में बताया। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पेपर में आ जाए किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो वो कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारा क्वेश्चंस जो है, जितने भी ऑप्शंस मैं लेकर आती हूँ वो मैं प्रीवियस स्लाइड से ही लेकर आती हूँ, ताकि कि आपका रिकॉल होता रहे, आपको याद आता रहे। तो आपने सारी वीडियोस को अच्छे से देखना। तो यहाँ पर कौन सा ग्लैंड हमारे गर्दन में पाया जाता है? दैट इज थायराइड ग्लैंड। द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क। शार्क में किस टाइप की जो है वो टेल पाई जाती है? शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार, शार्क में जो पूंछ है उसका प्रकार कौन सा है? तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा? दैट इज टू बी द हेटेरोस्ट्रियल।
ए ऑप्शन जो आपका आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लर्न करता है कि हेट्रोसियाल जो है दैट इज पूंछ जो है वो पाई जाती है प्रकार की शार्क में। अब ये सारी मैंने आपको प्रकार टाइप्स बताई है क्या क्या होती हैं ये समझो। हेट्रोसियाल में क्या होता है, आप यहाँ पहले डायग्राम से अच्छे से समझ लो। हेट्रोसियाल ये देखो, हेट्रोसियाल में क्या है कि हमारा वर्टिब्रे है, मनके जिसको आप बोलते हो, तो इसके मनके जो है ये बॉडी है, तो ये बॉडी की यहाँ तक तो जाएगी, बट ये आपकी पूंछ आपके पीछे से आ जाती है ना, इससे ये ऐसे स्लाइड हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये मार्जिन ये शो किया ना, ये वर्टिब्रा यहाँ तक। तो ऐसी टाइप्स में हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसियाल, जो हमने शार्क में बोली। अगर तो वो वर्टिब्रे किसी में भी नहीं जा रही, यहाँ तक ही रह जाए, ये फिन्स तक ना जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोसरियल। ठीक है, और डेप्थ में इसको समझो कि देखो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो मनके जो होते हैं जो हमारे बैक पे भी पाए जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, मनके जिसको बोलते हैं, तो अगर तो वो यहाँ पर जाके ऐसे एक फिन में चले जाए उसको हम हेट्रोसियल बोलते हैं। और यही क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था कि शार्क में कौन सी पाई जाती है, तो शार्क में ऐसी होती है। अगर तो वो हमारे मनके जो है टिप की ओर हो, ये हमारी टिप है, ये टिप है, तो अगर वो वर्टिब्रल कॉलम हमारी टिप की ओर जा रही है तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, दैट इज टू बी द डायफ्रेकाल बोलते हैं। क्लियर। अगर तो वो यहाँ पर ही हमारी रुक जाती है, यहाँ पर ही रुक जाए, तो उसको होमोसर्कल बोलते हैं। तो ये चार ऑप्शंस ही मैंने पूछी थी कि हेट्रोसर्कल है, डायफोसर्कल है या होमोसर्कल है। तो आंसर क्या था आपका, हेट्रोसर्कल है, जिसमें ये मनके जो हैं यहाँ पर ऐसे स्लाइड करते हैं। अगर तो वो टिप की ओर जा रही हैं तो उसको डायफ्रोसर्कल बोलते हैं। अगर तो वहीं पर ही रुक जाती है, फिन्स के पास नहीं जाती, तो उसको हेमरोसर्कल बोलते हैं। लास्ट एक टाइप की रह गई थी प्रकार की टेल, वो थी प्रोटोसर्कल। प्रोटोसर्कल में क्या है, ना तो वो टिप की ओर जाती है, एक तो हमने पूछा कि ये टिप थी इसकी ओर जा रही थी, एक जो थी मान लो ये हमारी फिन थी ऐसी चलेगी, और एक जो थी इसके यहाँ तक ही रह जाती थी। अब बिल्कुल ही एंड तक जाए, जितनी उसकी बॉडी है उतनी तक जाए, उसको हम बोलते हैं प्रोटोसर्कल। इन दिस केस क्या है कि टेल एक्सटेंड अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम एंड कॉमनली सीन इन द फिश। फिशेस में ऐसी जो है पाई जाती हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स, ये जो आपको ऐसे लाइंस दिख रही हैं, तो ये एंड तक जा रही हैं, जो एंड तक जाए, टिप तक जाए। ये तो एक टिप तक रुक गई थी ना, अब वो टिप तक जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोसर्कल बोलते हैं। क्लियर। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर समझना है। अगर तो एक फिन में ऐसे चली जाती है उसको हेट्रोसर्कल बोलते हैं, ये वाली पूंछ पाई जाती है, एक तरह की क्या होती है, टिप की ओर जा रही है। अभी प्रोटोसर्कल जो पूछी थी वो क्या करी थी, वो पूरी बॉडी तक चलती थी, पर ये टिप तक भी गई पूरी, ये टिप तक नहीं ना गई, तो जो नहीं गई वो डायफ्रोसर्कल थी, जो टिप तक जाएगी वो प्रोटोसर्कल थी। अब ये फिन तक की रुक गई, दैट इज टू बी द होमोसर्कल। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स जो हैं वो रेस्पिरेट करते हैं, वो आपके देखो, अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो इसमें क्या आंसर आएगा, दैट इज टू बी द बाय ट्राचियल सिस्टम जो है, दैट इज टू बी द श्वासनली प्राणी द्वारा जो है वो इंसेक्ट जो है इंस्पायर करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं। तो आपका यहाँ पर सिंपल यही क्वेश्चन बनेगा। थ्रो गिल्स, क्या सभी को पता होगा कि फिशेस जो हैं वो किससे सांस लेती हैं, गिल्स होते हैं, तो उससे गलफड़ों में के माध्यम से गिल्स जो हैं वो सांस लेती हैं। तो अगर आपको इंसेक्ट का पूछ लें कि कीड़े कैसे सांस लेते हैं, दैट इज टू बी द ट्राचियल सिस्टम, दैट इज श्वासनली प्रणाली द्वारा वो सांस लेते हैं। क्लियर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, was discovered by हॉवर्ड टेनिन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या थी, ये देखो, अभी तो मैंने बता दिया आपको कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो इसमें क्या थी कि डीएनए टू आरएनए, ठीक है। अब आरएनए से डीएनए का बनना, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स
वर्ड सेम है, आगे वर्ड क्या लगा, बस रिवर्स। तो अगर तो आप आरएनए को डीएनए से बना रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके ऑपोजिट ही चलो कि आरएनए से ही डीएनए को बनाना है, तो उसको क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये फंडा किसने दिया था, हमें होवर्ड टैमिन ने दिया था। यहाँ पर ये वर्ड आपको दस दिया है, तो होवर्ड टैमिन जो है इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझो इस बात को। अगर तो हमने आरएनए को डीएनए से बनाना है, वो ट्रांसक्रिप्शन है। अब इसके ऑपोजिट ही हम चले कि आरएनए से ही हमने डीएनए बनाना है, तो वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो हमें चीज किसने दी थी, होवर्ड टैमिन ने दी थी। क्लियर, ये डिस्कवरी आ गई यहाँ पर। अब डिस्कवरी के रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, तो ये सारी डिस्कवरीज के आपने नोट डाउन करने हैं। तो ये बात अब आप समझ में आ गई दैट ट्रांसक्रिप्शन का क्या है, आरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए। तो जब डीएनए का आरएनए से बनना है, तो वो क्या है, रिवर्स, उसके ऑपोजिट ही चलो। क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, अब एक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, वो क्या है, वो किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोनेट एक गैस थी। ये एक गैस का नेम है, ये एक इंडस्ट्री जो थी हमारी, उसमें से ये बाहर निकल गई थी, जिसके कारण बहुत सारी जो है मौतें हुई थी। तो बेसिकली ये चीज़ क्या थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज केमिकल एक्सीडेंट जो 3 दिसंबर 1980, ये भी क्वेश्चन आपको स्टैटिक में बन सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो आंसर इज दिसंबर 1984। इसमें क्या हुआ था कि ये एक प्लांट इंडस्ट्री थी हमारी मध्य प्रदेश भोपाल में, तो उसमें ये गैस जो थी वो लीक आउट होगी, जिसके कारण बहुत सारी मौतें जो थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। तो ये इंसिडेंस जो था बहुत ही ज़्यादा भयानक था। सो मिथाइल आइसोनेट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा गैस जिसको हम बोलते हैं, टॉक्सिक जानलेवा जो गैस होती है, पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोनेट। और इसी ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि ये जो गैस थी इस प्लांट में से बाहर लीक हो गई थी। मिथाइल आइसोनेट कैन कॉज डेथ विद इन द मिनट्स ऑफ, कुछ ही मिनट्स की इनहालेशन होती है कि अंदर हवा लेना, जब हम अंदर को हवा लेते हैं उसको इनहालेशन बोलते हैं। तो कुछ मिनटों की इनहालेशन के कारण ही बहुत सारे लोगों की इसकी मौत हो गई। क्यों होगी, क्योंकि मिथाइल साइनेट जो थी वो लीक हो गई थी इस प्लांट से। तो वो प्लांट का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, UCIL जिसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड प्लांट। तो ये कहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो मिथाइल आइसोनेट जो है इसका मेन कारण था इस ट्रेजेडी के होने का। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि मिथाइल आइसोनेट किस ट्रेजेडी के रिलेट करता है, तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी बोल देते। अब आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी ही पूछ ली, तो आंसर क्या आ गया, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जानलेवा गैस है, तो यही हमारी इंडस्ट्री से जो थी वो लीक हो गई थी, जिसके कारण मौतें हुई थी। ब्रास कंटेन्स, अब ब्रास में क्या पाया जाता है, तो आंसर ये सभी को पता होगा, दैट इज तांबा, जस्ता, कॉपर एंड जिंक। कॉपर दैट इज तांबा और जस्ता को मिलाकर जो हमारी चीज बनती है वो क्या बनती है, पित्तल बनता है। पित्तल सुना है ना आपने, पित्तल के जो है वो बर्तन भी बनते हैं। तो वो पित्तल किससे बनता है, तांबा और जस्ता को मिक्स करके जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पित्तल, या इंग्लिश में हम उसका क्या बोलते हैं, ब्रास। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछना था कि ब्रास में कौन से दो उत्पादन जो है वो पाए जाते हैं, दैट इज टू बी द तांबा और जस्ता, कॉपर एंड टिन, जिंक सॉरी। स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, अब हमारे कपड़ों के ऊपर जो है वो जंग वगैरह लग जाते हैं, तो वो अभी ये वाला मैंने क्वेश्चन जो है अभी आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था एसिड बेस और सॉल्ट में। तो मैंने वहां पर बताया था कि अगर कपड़ों के ऊपर जंग लग जाता है तो कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, ऑक्सैलिक एसिड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट की जो वीडियो दी है उसमें करवाया हुआ है कि जब हमारे कपड़ों पे जंग लग जाता है तो कौन सा एसिड यूज होता है कि वो जंग जो है हम अपने कपड़ों में से निकाल पाए, दैट इज टू बी द ऑक्सैलिक एसिड, बी ऑप्शन। DPTP वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिजीजेस लाइक, DPTP एक जो है वैक्सीन बनी है, ये सभी को पता होगा। तो DPT टीका जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज टू बी द डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टाइफाइड, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस, डेंगू, परट्यूसिस या टाइफाइड, या डेंगू, पोलियो या टेटनस। तो आंसर क्या आएगा, दैट इज टू बी द डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस।
डीपीटी की फुल फॉर्म ही आप इसको बेसिकली बोलो। सो डिप्थीरिया प्रोड्यूसेस टेटनस जो इसका आंसर आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डीपीटी या डीपीटी टीका क्या है, तो आपका बी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। ऐसे ही सिंपल जो है डीपीटी के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही करना है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी देखो, द हाइड्रोलिक ब्लेड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। अब आपके जो ऑटोमोबाइल्स है, कार्स वगैरह जो है, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो लगी होती हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रो दैट इज टू बी द लिक ब्रेक वो किसके कारण काम करती है, कौन सी थ्योरम है, दैट इज टू बी द पास्कल लॉ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब जब भी आपको पेपर में थ्योरम पूछते हैं या एप्लीकेशन पूछते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि पास्कल लॉ क्या है। पहले ऐसे पूछते थे, अब वो डीपली जाने लगे हैं कि आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आपको पूछते हैं कि इसके पीछे कौन सी थ्योरम लगती है या कौन सा लॉ लगता है। तो अगर वो ब्रेक्स के रिलेटेड आए, दैट इज पास्कल लॉ। इसको अच्छे से समझते हैं। पास्कल लॉ क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हो, ठीक है, वो सारा प्रेशर सारी दिशाओं में इक्वली लगता है। अब ये बॉल है, बॉल को हम ऐसे प्रेस करते हैं, जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही दिशा में नहीं ना प्रेशर लगता, वो इक्वली सभी दिशा में वो प्रेशर लगता है। तो पास्कल लॉ हमें यही बताता है कि जब भी हम किसी चीज को प्रेस करते हैं, वो प्रेशर जो है वो सारी दिशाओं में सेम लगता है, इक्वल लगता है। तो प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट, किसी भी पार्ट पे प्रेशर जब लगता है तो वो इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन जो है फैलता है। इस प्रेशर को हम, इस पास्कल लॉ को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर भी बोलते हैं। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर किस लॉ को बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ क्या है कि जब भी हम किसी चीज पे ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर सभी दिशाओं में इक्वली लगता है, वो है पास्कल लॉ। और इसे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर भी बोलते हैं। अब बहुत सारी हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस जो हैं, हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस जब आप देखते हो लिफ्ट में, जब आपकी एक चीज ऊपर तक पहुंचानी होती है उसको बोलते हैं दैट इज टू बी द हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक प्रेस हो जाए, लिफ्ट हो जाए या हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो जाए, आपने ना फैक्ट्रीज में देखा होगा जब बहुत सारा सामान जो है एक लिफ्ट के ऊपर ऐसी एक मशीन बनी होती है, तो इसके ऊपर सामान जो है लोड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जो है एक जगह दूसरी जगह तक जब सामान पहुंचाना होता है तो वह एक एप्लीकेंस ऐसे बना होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर सामान रख दिया जाता है, पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वो सारा वो लेकर जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये ब्रेक्स पूछ लें या प्रेस पूछ लें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पास्कल लॉ। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसके पीछे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, पास्कल लॉ। अगर हम पास कर लें आर्चिमेड प्रिंसिपल की, ऑप्शन में था व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड लिक्विड। मान लो ये कोई भी लिक्विड है, इसमें आपने जहाँ तो बॉडी को पूरा ही आपने नीचे तक उसको डुबा दिया है या पार्शली हाफ ही डुबाया है उसमें, इट एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब देखो, ये मान लो कोई भी आप टब वगैरह लेते हो या बकेट लेते हो, बाल्टी वगैरह, उसमें पानी है, इसमें आप चीज को जब डिबोते हो तो आपको नीचे से एक फोर्स लगती है जिसके कारण वो चीज बाहर को भी आपको प्रेशर लगता है। जब आप किसी चीज को अंदर डुबोते हो पानी में तो नीचे से फोर्स लगती है ना, कि वो पीछे से आपको रोकती है डुबाने से। जब आप डुबाते हो किसी चीज को तो वो जब डुबाने पे आपको एक फोर्स लगती है कि जब डूबे ना वो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अब इसके कारण जब हम चीज को डुबाते हैं तो उसके कारण ये पानी जो है बाहर आएगा, थोड़ा सा पानी। अब मान लो कोई भी एक बकेट है, वो पूरी आपकी पानी से भरी हुई है, उसमें आप किसी चीज को डुबा रहे हो, जब डुबा रहे हो तो वो नीचे से आपको एक फोर्स जो है वो जोर से रोक रहा है कि वो डूब ना पाए। तो जब आप डिबो रहे हो तो पानी जो है बाहर निकलेगा। यही चीज वो बोल रहा है कि जब ये फोर्स लग रही होती है ना कि आप उस चीज को डुबा ना पाओ, तो ये फोर्स जो है किसके इक्वल होती है, कितना पानी ये जो है वो बाहर निकला। आर्किमेड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप किसी चीज को डुबाते हो लिक्विड में, पानी में, पानी तो बाहर आएगा ही, तो ये पानी जितना भी बाहर गया है
ये किसके इक्वल होगा, नीचे से आपको जितनी भी फोर्स लग रही है कि वो चीज ना डूब पाए उसके इक्वल होता है। सो अप थ्रस्ट जो है किसके इक्वल है, जितना पानी बाहर आए। तो यही चीज मैंने लिखी थी कि जब आप किसी चीज को डुबो रहे हो, नीचे से जो वो चीज जो है आपको रोक रही है कि वो चीज ना डूब पाए, तो वो किसके इक्वल होगी, वो डुबोने के कारण जो बाहर पानी आया उसके इक्वल। आर्किमेड प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता है, फिजिकल लॉ ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी इसको ही बोलते हैं जो आपको चीज रोकती है कि वो चीज आप ना डुबा पाओ। अब थ्रस्ट और बॉयंसी एक ही वर्ड है, तो इसको किस और नेम से जाना जाता है, फिजिकल लॉ ऑफ द बॉयंसी। क्लियर। हाइड्रोमीटर्स हो गए या शिप्स होगी, सबमरीन्स होगी, ये सारी कहाँ पर काम करती हैं, आर्किमेड प्रिंसिपल पे। शिप बोट जो है फ्लोट करती है आर्किमेड प्रिंसिपल के कारण ही, ठीक है, वो कोई चीज फ्लो कर रहा है, दैट इज आर्किमेड प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर तो आपको पूछ लिया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के पीछे कौन सा लॉ लगता है, आपने बता दिया पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है कि जब भी हम किसी चीज पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर जो है सारी दिशाओं में इक्वल लगता है। आर्किमेड प्रिंसिपल क्या था कि जब आप किसी चीज को डुबोते हो तो उसके कारण वो पानी तो थोड़ा बाहर आएगा ही, तो वो जो बाहर आया हुआ पानी है वो किसके इक्वल होगा, नीचे से आपको जो सी फोर्स लग रही है कि वो चीज आपकी ना डूब पाए उसके इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्किमेड प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर। तो इसके किस और नेम से जाना जाता है, फिजिकल लॉ ऑफ बॉयंसी। क्वेश्चन अब क्या पूछेगा कि ये शिप और सबमराइन्स जो काम किस बेस पे करती है, आंसर इज आर्किमेड प्रिंसिपल। लॉ जो है पहले पूछते होते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, एग्जांपल देके क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसके पीछे जो है कौन सा लॉ लगता है। What happens to the kinetic energy of gas molecules with rise of temperature? तापमान में वृद्धि के साथ गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है। जब आप टेम्परेचर, जब आप जो है दैट इज सुबह गैस का तापमान क्या इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो, तब जो हमारी दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका काइनेटिक एनर्जी, उनके एनर्जी में क्या बदलाव आता है। तो जहाँ तो वो वही रहेगी या फ्लक्चुएट क्या होता है, उतार चढ़ाव आएगा, इंक्रीज हो जाएगी, वृद्धि होगी, या डिक्रीज घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर एक वर्ड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन। मोशन क्या है कि जब कोई चीज चलती है, अगर तो चीज एक ही जगह पड़ी है उसको हम बोलते हैं रेस्ट, बट वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसको हम बोलते हैं मोशन। अब अगर कोई चीज मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा रही है, उसको जौन सी एनर्जी मिलती है तो मोशन के कारण, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोशन के कारण कौन सी एनर्जी जो है वो बनती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पर आपको पूछा था। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो एनर्जी है जो उसको मोशन के कारण मिलती है। मोशन क्या है कि वो रेस्ट पे चीज नहीं है, वो जो है चल रही है, हिलचुल हो रही है वहां पर। तो रेस्ट में क्या है कि एक जगह, अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, यहाँ से वहां तक जाऊंगी, वहां से यहाँ, मोशन में चल रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ कहीं पे। तो ये क्या चीज है, मोशन। तो मोशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एट हायर टेम्परेचर्स, जब बहुत ज़्यादा ऊपर तापमान में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो और तेज से जो है वो इधर उधर टकराने लग जाते हैं, जिसके कारण और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एट लोअर टेम्परेचर्स पे अब यही क्वेश्चन पूछा था कि जब आप तापमान की वृद्धि करते हो तो उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों करेंगे, क्योंकि वो और तेज से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलने लगेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप वही तापमान को घटा देते हो तो वो जो है वो स्लो चलेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होगी। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर आप तापमान जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज, इंक्रीज करेगी। अगर यही आप तापमान को जो हो डिक्रीज कर देते हो, घटा देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है वो डिक्रीज करेगी, सेम ही जाएगा वो। और अगर आपको यहाँ पर ये पूछ लेता कि तापमान को घटाकर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो आपका आंसर था कि वो घटेगी। अब मैंने इंक्रीज किया है तो वो क्या है, वो बढ़ेगी।
नेक्स्ट देखो, द मटीरियल्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड। अब देखो मैग्नेट है, चुंबक द्वारा वृद्धि से आकर्षित होने वाली सामग्रियों को, अब देखो चुंबक को वो जल्दी से जो चीज पकड़ लेती है, चुंबक जो होती है मैग्नेट जो है उससे जल्दी जो चीज ऐसे अट्रैक्ट हो जाती है, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो कौन से हैं, दैट इज टू बी द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ए ऑप्शन, फेरो चुंबक जो होती है वो जल्दी से ही चुंबक के साथ ऐसे अट्रैक्ट हो जाती है। अगर तो वो चुंबक के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो उसको हम कौन से सब्सटेंस बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर आपको डायमैग्नेटिक पूछता तो दैट इज रिपेल्ड। रिपेल्ड का मतलब क्या होता है कि वो मैग्नेट के द्वारा खींचा नहीं जाएगा। रिपेल्ड का मतलब क्या होता है कि वो मैग्नेट चुंबक के द्वारा खींचा नहीं जाएगा, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा तो अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये चुंबक है, थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। सो पैरामैग्नेटिक क्या हो गए, स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब यहाँ पर चुंबक पड़ी है, एक चीज जल्दी से ही इसको लग गई, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। और यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चुंबक को जल्दी से कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ए ऑप्शन आएगी। अगर तो बिल्कुल ही उसको अट्रैक्ट कर रही, दैट इज टू बी द डायमैग्नेटिक। थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट को, दैट इज पैरामैग्नेटिक। और जल्दी से अट्रैक्ट होगी, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक पूछ ले, पैरामैग्नेटिक पूछ ले, फेरोमैग्नेटिक पूछ ले, आंसर आपको आना चाहिए। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है, मिल्क ऑफ लाइन। अब इसमें ये क्या पूछा हुआ है कि इसके अनदर नेम, कि मिल्क ऑफ लाइन किसका और नेम है, एक नेम के और नेम हम पढ़ते हैं ना, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम पढ़ लिया हमने रेटिनोल, सी का पढ़ लिया एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे पूछा है कि मिल्क ऑफ लाइन किसको बोलते हैं, तो इसमें आंसर जो करेक्ट आएगा वो सॉल्ट पेट्रे, दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट। ये जो पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसका दूसरा नाम क्या है, सॉल्ट पेट्रे। और यही आपका ऑप्शन जो था नमक पेट्रे, यही आपका ऑप्शन करेक्ट था। अगर आपको ये बाकी तीन भी है, मिल्क ऑफ लाइन किसका नेम था, ग्लोबल सॉल्ट या गिम्सन, तो ये भी आप नोट कर लो। पेपर में आपको क्या पता ये मिल्क ऑफ लाइन ही पूछ ले या ग्लोबल सॉल्ट या जिम्सन पूछ ले। मैंने तो यहाँ पर मिल्क दैट इज टू बी द पूछ लिया आपको। सॉल्ट पीटर का पूछ लिया कि कौन सा करेक्ट था, तो मैंने बता दिया सॉल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पोटाशियम नाइट्रेट का दूसरा नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्ट पेट्रे। अगर आपको यही सिमिलरली पूछ लें कि मिल्क ऑफ लाइन कि इसका दूसरा नेम है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब आपने जब मेरी एसिड बेस और सॉल्ट वाली क्लास देखी होगी, वहां पर मैंने मिल्क ऑफ लाइम करवाया था, और मिल्क ऑफ लाइम किसका दूसरा नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये मैंने एसिड बेस की वीडियो में करवाया हुआ आपको। तो ग्लोबल सॉल्ट किसका है, सोडियम सल्फेट का। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम सल्फेट का दूसरा नेम क्या है, दैट इज ग्लोबुलर सॉल्ट। अगर आपको पूछ ले कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का दूसरा नेम, गिम्सन पूछ लेगा। बेसिकली जो दिखने में आते हैं, मिल्क ऑफ लाइम आ गया, ऐसे ही आपको आते हैं। तो आपने ये तीन और जो मैंने एसिड बेस सॉल्ट में सभी के केमिकल नेम्स करवाए हुए हैं, वो सभी आपने लर्न करके जाने हैं। ये क्वेश्चंस तो ऐसे बनते हैं। एलिमेंट विच इज यूज फॉर वल्कनाइजिंग रबर। वल्कनाइजिंग का मतलब, अब देखो वल्कनाइजिंग का मतलब होता है चीज को और हार्ड करना, हार्ड बनाना, सख्त बनाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं वल्कनाइजिंग। तो अब रबड़ को सख्त बनाना है, हार्ड बनाना है, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं, वह तत्व जो रबड़ के दैट इज टू बी द वल्कनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट इज टू बी द आंसर सल्फर जो एलिमेंट यूज किया जाता है। ये जो एलिमेंट जो है रबड़ को और सख्त बनाता है और हार्ड बनाता है। अब इसमें जो हम सल्फर के बारे में पढ़ लो। सल्फर इज यूज्ड ऑन द वल्कनाइजेशन ऑफ इन रबड़। सल्फर जो है वो वल्कनाइजेशन, रबड़ को सख्त बनाने के लिए यूज किया जाता है।
क्यों? क्योंकि जो हमें कुदरती रबड़ मिलती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एक वो बहुत ज़्यादा स्टिकी चिपचिपी होती है। स्टिकी वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? चिपचिपी जो चीज़ होती है उसके लिए। इसीलिए उसको हार्ड बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सल्फर। हीटिंग इट विद सल्फर, जब हम रबड़ को सल्फर के साथ हीट गर्म करते हैं, उसको क्या बना देती है? हार्ड, नॉन स्टिकी, चिपचिपा उसका बंद कर देती है, और मोर इलास्टिक, और वो ज़्यादा इलास्टिक बन जाती है। अब वो चिपचिपी है, चिपचेंगे में आप तक खींची जाएगी, तो उसको हार्ड बनाने से वो इलास्टिक, दैट इज हम इजीली उसको खींच सकते हैं। इलास्टिक क्या होता है? खींचना। रबड़ बैंड देखते हो तो वो ऐसे खींचे जाते हैं, तो जो चीज़ ऐसे खींची जाए दैट इज इलास्टिक। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर, कुदरती रबर को हीट करना सल्फर के साथ, उसको ही हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? हम जब कुदरती रबड़ को सल्फर के साथ हीट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। तो आपको अगर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या पूछा था कि रबड़ को सख्त बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा तत्व यूज़ किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? सल्फर। तो जब भी मैं कोई एलिमेंट करवाती हूँ तो उसका आपको एटॉमिक नंबर या आपको उसकी डिटेल बताती हूँ, ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए। तो इसको हम एस के साथ लिखते हैं, बड़ा एस। एटॉमिक नंबर इसका 16, एटॉमिक मास 30U, ग्रुप 16 और पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगेन आई रिपीट, SPDF मैंने अपने मिसलेनियस पार्ट में ही आपको समझाए हैं, तो वो करना है आपको। सल्फर यूज किस में होता है? प्रिपरेशन ऑफ SO2 विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, H2SO4 बनाते हो, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सल्फर। सल्फर को हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर एंड जब हम हमारे खेतों में जो हमारे कीड़े मकोड़े जब हमने मारने होते हैं, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? सल्फर ही यूज़ किया जाता है। सल्फर इज यूज इन द ऑइंटमेंट फॉर क्योरिंग स्किन डिसीज। जब भी हमें स्किन के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसको क्योर करने में, उसको ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं दैट इज टू बी द सल्फर। तो ये कुछ सल्फर के उपयोग थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो सल्फर इज बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? रबड़ को सख्त बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो इससे क्या है कि रबड़ जो चिपचिपी होती है वो नहीं होती है और मोर इलास्टिक हो जाती है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना था। क्लियर? देखो लास्ट, इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, धनिया में उपयोगी भाग कौन? अब धनिया, उनमें से जो हम ज़्यादा पार्ट यूज़ करते हैं वो क्या है? दैट इज सी ऑप्शन, लीव्स एंड ड्राइड फूड, पत्तियां और सूखे फल। अब हम कहते हैं धनिया ना बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? एक तो हमारी एड इन स्किन केयर, जो हमारी स्किन है, चमड़ी जो है, उसको केयर करने में, उसकी सुरक्षा करने में काम आती है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, लो ब्लड शुगर लेवल, डाइजेशन, पचाने की शक्ति जो है, खाना पचाने की शक्ति जो है उसमें काम आती है। ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा, उसको कंट्रोल करने में हेल्प है, और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। तो अगर आपको पूछ ले कि धनिया में ज़्यादा उपयोगी भाग किसका है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा लीव्स एंड द ड्राइड फूड, आपका जो आंसर आएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं मिसलेनियस पार्ट के जो आपकी जितनी भी वीडियोस लेकर आऊँगी, आपको ये सारी देखनी है। इसके बाद हम मैराथन सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें मोस्टली मैं सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगी। प्लस आपको इसके साथ जितनी भी वीडियोस जो हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या आपकी कोई और भी ब्लड रिलेटेड टॉपिक है, वो सारे आपको देख के जाने हैं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए और आप अच्छे स्कोर जो है साइंस सेक्शन में क्लियर कर पाओ। ज़रूरी नहीं है ये साइंस सेक्शन में ही है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया कि ओडोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, तो ये आपको जब रीजनिंग सेक्शन आता है, मैं बहुत बार पढ़ाती हूँ कि ऐसे डॉट डॉट दे के आपको पूछ लेते हैं कि ओडोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो रीजनिंग सेक्शन में ऐसे ऑप्शन डाले होते हैं। तो क्यों यूज़ किया जाता है कि डिस्टेंस हमारा व्हीकल कितना ट्रैवल कर रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं। और अब करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक चल रहा है आपका, मान लो कोई भी बीमारी आ गई है, अब उस बीमारी का कारण जो होगा, तो वो कारण जो था वो सारे बायोलॉजिकल टर्म्स ही होते हैं। हम कहते हैं कि साइंस सेक्शन तो आया नहीं, बट करंट अफेयर में अगर बायोलॉजिकल का कुछ आ गया, केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ आ गया, तो आपको वो पता होगा तभी आप बता पाओगे। तो वो हम बोल देते हैं ये तो करंट अफेयर में था, ये करंट अफेयर का टॉपिक था,
बट जब वो केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक आ जाए, आपको वो चीज़ पता होगी तो आप वो बता पाओगे। क्लियर है? तो मैं जितने भी सेशंस लेके आऊँगी उसको क्लियर अच्छी तरह से आपको देखने। सो दिस इज ऑल ऑफ टुडे। थैंक्स टू ऑल।